नमस्कार, ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस सीरीज के पहले दो वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि आखिर चाइना एज अ सुपर पावर कैसे इमर्ज कर रहा है, और दूसरे वीडियो में हमने ये देखा कि यूएस और चाइना के बीच की राइवलरी किस तरीके के देखी जा रही है, जिसको बहुत से लोग कोल्ड वॉर 2.0 कह रहे हैं। अब इसी सीरीज के तीसरे वीडियो में, आज के वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया वर्सेस चाइना की राइवलरी किस रूप में आकार ले रही है। और यह इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि आने वाले कुछ डिकेड में सही मायने में पावर पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा ग्रेट गेम होने वाला है वह इन दो कंट्री के बीच में होने वाला है, यानी चाइना वर्सेस इंडिया। असल में फ्यूचर पावर पॉलिटिक्स जो है वो यहां पर सेंट्रल होने वाला है। अब देखिए, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि ये तुलना ही गलत है। उन लोगों का ये मानना है कि चाइना आज इतना बड़ा जाइंट हो चुका है, इतना सुपर पावर है, इंडिया उसके सामने कहीं टिकता ही नहीं। अब ये सुनकर राष्ट्रवादी भावनाएं आहत होती हैं। अब दूसरा नैरेटिव ये है कि भाई चाइना एक बार इंडिया से लड़के देख ले, इंडिया वाले यूं खत्म कर देंगे, चाइना का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हम इस तरीके की सुपरफिशियल बातों से नहीं देखते हैं, हम फैक्ट फिगर के साथ देखते हैं, आर्गुमेंट के साथ देखते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में राइवलरी क्या वाकई में है, चल रही है, और फ्यूचर इसका क्या है। और मेन हमारा फोकस आज की परिस्थिति नहीं है। आज तो कोई डाउट नहीं है कि चाइना भारत से बहुत आगे है अलग अलग फैक्टर से, लेकिन फ्यूचर में यह कहा जा रहा है कि चाइना को अगर सबसे बड़ा चैलेंज कोई देने वाला है, इंडिया है। और यहां तक कि बहुत से लोगों का कहना है कि इंडिया चाइना से कहीं ज्यादा आगे निकल सकता है। अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर इंडिया और चाइना के बीच में यह कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से आकार ले रहा है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको चलना पड़ेगा। असल में अगर हम एंशियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया और चाइना दोनों ही ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के सेंटर पॉइंट हुआ करते थे, एपी सेंटर हुआ करते थे। वजह क्या थी? वजह यह थी कि यूरोप से एक यहां पर देखा जाता था, सिल्क ट्रेड रूट कहा जाता था, एक व्यापारिक मार्ग होता था जिसके माध्यम से यूरोप और मध्य एशिया के लोग भारत और चीन के साथ व्यापार करते थे। यह भारत से भी होकर गुजरता था और चाइना इसका एपिसेंटर हुआ करता था। यानी व्यापारिक केंद्र दुनिया के यही दो देश थे, भारत और चीन। और इसी तरीके से अरबी व्यापारी भारत के तटीय क्षेत्रों में आते थे। केरल के मसालों का व्यापार बड़े स्तर पर होता था और यह रूट इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। इसको स्पाइस रूट बोला जाता था, कॉटन रूट बोला जाता था, यह मैरीटाइम सिल्क ट्रेड रूट था। यानी जैसे यह जमीन पर सिल्क ट्रेड रूट था, वैसे ही समुद्र पर एक सिल्क ट्रेड रूट था जिस पर भारत का डोमिनेंस या भारत का वर्चस्व हुआ करता था। तो कहने का मतलब है कि चाइना और इंडिया एंशियंट हिस्ट्री में दुनिया के व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। और केवल व्यापारिक केंद्र नहीं, इंडिया को अगर देखा जाए तो यह सांस्कृतिक केंद्र भी था। ज्ञान विज्ञान की तमाम जो है शाखाएं यहां से निकली और पूरी विश्व में पहुंची। दशमलव का ज्ञान ऐसे ही नहीं विश्व को मिल गया था, या शून्य का ज्ञान ऐसे ही दुनिया को नहीं मिल गया था। यह सब भारत इसका बड़ा केंद्र होता था। लेकिन मिडिवल ईरा में और अगर हम बात करें मॉडर्न ईरा में, ये दोनों ही पावर कहीं खो गए। वजह क्या था? वजह यह था कि मिडिवल ईरा में तो ऑटोमन एम्पायर जो है, ये तुर्की का जो ऑटोमन एम्पायर था, ये यहां पर सेंटर में आ गया और इसने जो है यहां पे अपना प्रभाव बढ़ाया। और जो ऑटोमन एम्पायर था वो दुनिया का सबसे ताकतवर बन गया। अगर हम बात करें यहां पर मॉडर्न ईरा में, तो मॉडर्न ईरा में यूरोपीय पावर जो हैं ये यहां पर आए और इसमें भी जो है जो ब्रिटेन था वो एपिसेंटर हुआ करता था। तो यहां तुर्की एपिसेंटर होता था, यहां ब्रिटेन एपिसेंटर हुआ करता था। ये ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स को चलाते थे। मॉडर्न ईरा में 1945 के बाद चीजें थोड़ी सी और बदली और यहां पर देखा गया कि एक नया पावर आया जिसका नाम था यहां पर यूनाइटेड स्टेट। और यूनाइटेड स्टेट जो है वह नए ताकत के रूप में यहां पर दिखाई दिया। तो यह अपने आप में एक यहां पर बड़ा बदलाव था और एक नया पावर के रूप में कौन आया? यूनाइटेड स्टेट यहां पर आया। और यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 1945 से लेकर 1990 तक, वो रशिया के साथ था। यानी रशिया यहां पर दूसरा जो है बड़ा पावर था। एक तरफ यूएस और दूसरा रशिया। 1990 में आपको मालूम है कि रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, रशिया विघटित हो गई और यह कमजोर हो गया। अमेरिका दुनिया का एकमात्र ताकतवर देश 1990 के बाद से बन गया। 2008 के बाद हमने आपको बताया कि चाइना का इमरजेंस हो रहा है ग्रेट पावर के रूप में और अमेरिका और चाइना के बीच सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई चल रही है। अभी तक की कहानी ये है।
अब यहां पे एक नए किरदार के रूप में मैं भारत के बारे में बात कर रहा हूं कि अब भारत जो है वह एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज करने की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तो उसका चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट यहां पर बढ़ सकता है। अब आते हैं यहां पे इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई भारत और चाइना के बीच में यह पावर पॉलिटिक्स हो सकता है। इनके बीच में तुलना करके देखते हैं, अगर इससे चीजें हमें समझ में आती हैं तो हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि क्या जो है दोनों के बीच में तुलना का आधार हो सकता है। तो हम बात करने जा रहे हैं भारत और चीन के बीच में तुलना की। असल में इन दोनों के बीच में तनाव दिख रहा है, तो तनाव जो है ये कैसे दिख रहे हैं, कहां से दिख रहे हैं, इनको एक एक करके हम लोगों को समझना है। पहले हम लोग यहां पर समझें कि इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक है। भारत 1947 में आजाद हुआ, आप सभी लोग जानते हैं, और चाइना 1949 में साम्यवादी क्रांति के बाद एक नई सरकार गठित हुई, साम्यवादी सरकार। तो यहां पे दोनों का जो बिगिनिंग है वो एक जगह से, यानी वर्ल्ड मैप में अपने अपने इमर्जेंस को लेकर दोनों एक बिंदु से लगभग आगे निकलना शुरू किए। 1947 में भारत को लीड कर रहे थे नेहरू जी, और नेहरू जी का वैश्विक प्रभाव बहुत ज्यादा था। दुनिया के बहुत से जो हेड ऑफ नेशन थे वो नेहरू जी के बड़े क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। और दूसरी तरफ चीन को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था माओ। कहा यह जाता है कि इसी समय इंडिया और चाइना के बीच में राइवलरी का जो भाव था वो शुरू हो चुका था 1949 के बाद से। इसकी वजह क्या थी? अब आप लोग तो इतिहास में कुछ और सुनते हैं, इतिहास में सुनते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, नेहरू जी ने तो यहां पर फ्रेंडशिप स्टार्ट करने की कोशिश की थी। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वही एंशिएंट इरा की बातें कि भारत और चीन मिलकर दुनिया को रूल कर सकते हैं या दुनिया में अच्छा अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। लेकिन असल में कहा जाता है कि माओ जो है वह भारत के वैश्विक प्रभाव से जेलस थे, जलन उनके अंदर था। नेहरू का कद कहीं ज्यादा वह था, और उस वक्त एशियन पावर के रूप में अगर किसी को देखा जा रहा था तो सही मायने में इंडिया था। इंडिया ने नैम के माध्यम से, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के माध्यम से थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बड़ी पॉपुलैरिटी भी गेन की थी उस दौर। तो शुरुआती दौर में चाइना कहीं ना कहीं भारत को लेकर जेलस था, लेकिन आगे चलकर चीन ने अपना जो डेवलपमेंट मॉडल था वो इस तरीके से बनाया कि कुछ ही समय में यह दुनिया की एक बड़ी ताकत बनता गया। अब चाइना एक बड़ी ताकत बन चुका है और भारत एक बड़ी ताकत बनने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो सवाल हमारे लिए ये यहां पर बनता है कि क्या वाकई और भारत और चीन के बीच में तुलना हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कौन से फैक्टर हैं? पहले एक एक फैक्टर को यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, पहला फैक्टर यहां पर है ज्योग्राफी। अगर हम बात करें इंडिया और जो है चीन की ज्योग्राफी की, तो आपको मालूम है कि चाइना दुनिया का 4th लार्जेस्ट वह देश यहां पर है, और इंडिया जो है दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। यानी दोनों ज्योग्राफी वाइज जो है काफी बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, और इसलिए जो है ये दोनों कंट्री जो हैं इस दृष्टि से वह कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, यानी प्लेइंग फील्ड इन दोनों का है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की जो ज्योग्राफी है डाइवर्सिटी के साथ है, माउंटेन है, लेक है, रिवर है, आइलैंड है, सब कुछ भारत के पास है। सेम चीज चाइना के साथ है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। यहाँ इसका अपना प्लेन एरिया भी है ईस्टर्न पार्ट में, वेस्ट पार्ट में आप जाएंगे माउंटेन है, डेजर्ट है, आइलैंड्स इसके पास हैं, तो इसके पास भी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। रिसोर्सेस चाइना के पास भी काफी ज्यादा हैं, इंडिया के पास भी रिसोर्सेस काफी ज्यादा हैं। अब निर्भर करता है कि कौन अपनी ज्योग्राफी को ज्यादा से ज्यादा जो है यूज कर पा रहा है, उस फैक्टर्स को, ये अपने आप में मायने रखता है। इंडिया की बात करें ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो साउथ एशिया रीजन में यह एक बहुत केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसकी जो लोकेशन है वह साउथ एशिया के बिल्कुल मिड में है, यानी इंडियन ओशन के मिड में है। अगर हम बात करें हिंद महासागर में इसकी केंद्रीय स्थिति है। और चाइना की बात करें तो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी से इसकी सीमा लग रही है, यानी पैसिफिक ओशन में इसका जो है एक बड़ा सेंट्रल लोकेशन है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन अपनी सामरिक अवस्थिति, स्ट्रेटेजिक लोकेशन को रखते हैं, और इसलिए यहां पर प्रतिस्पर्धा इन दोनों के बीच में हो सकती है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा पॉपुलेशन वाइज भी हो सकता है। अगर जनसंख्या की बात करें तो
चाइना दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और भारत दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अब आने वाले समय में यह कहा जा रहा है कि चाइना को पीछे करते हुए भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो जाएगा। यानी ह्यूमन रिसोर्सेस इंडिया के पास और चाइना के पास काफी ज्यादा है। चाइना का ह्यूमन रिसोर्स काफी डेवलप होता गया है समय के साथ साथ, इसलिए वह उसकी पोटेंशियलिटी को कैपिटलाइज कर रहा है। इंडिया भी लगातार अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में यह माना जा रहा है कि इंडिया भी जो वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया की है वह प्रोडक्टिव होगी और दुनिया के वर्ल्ड मैप में इंडिया का अपना एक ग्रोथ वहां पर होगा। यानी जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत कमजोर देश तो बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा, अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टि से बात करें, तो यहां पे आपको मालूम है कि अभी फिलहाल चाइना वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? अमेरिका है। दूसरा कौन है? चाइना है। और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? फिलहाल भारत है। यानी यहां पर भी भारत जो है वह आर्थिक रूप में दुनिया के टॉप 5 कंट्री में बना हुआ है और वह कोशिश कर रहा है कि लगातार अपनी इकोनॉमिक पावर को और ज्यादा बढ़ाए। तो इंडिया यहां पर भी वह लगातार चाइना को कंपटीशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहां मिलिट्री पावर के अगर कंसर्न में बात करें तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंट्री न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं और चाइना जो है दुनिया का एक बड़ा जो है आर्मी वह रखता है और ठीक उसी तरीके से भारत की भी आर्मी बहुत बड़ी विशाल है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा की संभावनाएं बनती हैं। इनके साथ साथ अगर तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर भी इंडिया और चाइना वह परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हुए आपको दिखाई देंगे। आज भारत का स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अलग तरीके का मुकाम है। यहां लगातार डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम किए जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी पे काम किए जा रहे हैं। तो इंडिया तेजी के साथ जो है वह टेक्निकल एरिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सॉफ्टवेयर का तो सबसे बड़ा हब ही इसको माना जाता है। इसी तरीके से चाइना भी है, स्पेस से लेकर जो है हर एक क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो यहां पर दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। इसी तरीके से अगर सॉफ्ट पावर के रूप में हम बात करें, कल्चरल पावर के रूप में हम बात करें तो चाइना जो है उसका डायस्पोरा पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है, भारत का भी डायस्पोरा पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है। चाइना का एक अलग तरीके का इमेज है, एक तरीके का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है और भारत का एक अलग तरीके का इन्फ्लुएंस। दोनों ही कंट्री अब एशियन पावर वह यूरोप को, अमेरिका को, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस लेवल पर भी दोनों के बीच में एक कंपटीशन देखने को मिल रहा है। यानी इंडिया और चाइना की अगर बात की जाए तो इन दोनों के बीच में कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि इनके बीच में राइवलरी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ताकतवर है और एक बहुत कमजोर है। यहां पर दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों के बीच में एक राइवलरी यहां पर हो सकती है। पहले तो हम इस फैक्ट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश यहां पर कर रहे थे। यानी आप समझिए कि भारत और चाइना जो है वो उनके बीच में जो भारत है, चाइना है, वो देखिए क्या सोचता है और चाइना क्या कोशिश करता है। चाइना को लगता है कि भारत से उसकी तुलना होनी ही नहीं चाहिए। असल में वो ये सोचता है, चाइना को लगता है कि वह यूएस के साथ अपनी कंपेयर करे अपने आप को और उसके साथ वह संघर्ष करे। तो चाइना तो इंडिया की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देना चाहता है। इसीलिए चाइना का इंटरेस्ट इस बात में है कि एशिया में, खासकर साउथ एशिया में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हो, तो वह भारत को साउथ एशियन पावर तक कन्फाइन कर देगा। इसलिए वह पाकिस्तान को प्रोवोक करता रहता है। जबकि अमेरिका यह चाहता है कि चाइना वर्सेस अमेरिका न बन पाए, इसलिए वो इंडिया को प्रोवोक कर रहा है कि तुम जो है चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट करो। तो यहां पर एशिया का जो पावर पॉलिटिक्स है वह चाइना वर्सेस इंडिया हो जाएगा। यह अमेरिका के लिए सूटेबल रहेगा, अमेरिका के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अमेरिका को बिना लड़े हुए चीन को कमजोर करने की अपनी रणनीति सफल होती हुई दिखाई देगी। तो यह एक तरीके का पावर इक्वेशन यहां पर बन रहा है। लेकिन अब आते हैं बहुत ठोस मुद्दे पर। सवाल यह है कि चाइना और इंडिया के बीच में तनाव क्यों बढ़ रहे हैं? तनाव इसलिए बढ़ रहे हैं कि एशिया में बहुत से कंट्री इंडिया को चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में देख रहे हैं और इंडिया को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर, डेवलपमेंट पार्टनर, अलग अलग शब्द से वहां पर नवाज रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि चाइना को यह लग रहा है कि अन्य कंट्री जो है इंडिया को उसके सामने एज अ चैलेंजर लेकर आ रहे हैं।
अब ये कैसे हो रहा है, थोड़ा इसको भी यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहां पर जो है ये पावर पॉलिटिक्स एक शेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कहां कहां से कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, एक एक करके देखिएगा। पहले हम बात करते हैं मंगोलिया से। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है, रशिया और चाइना से इसका बाउंड्री लगता है। अब यहां पर इसके साथ दुविधा यह है कि दोनों ही कंट्री जो हैं वह इसको सैंडविच की तरीके से प्रेस कर रहे हैं। मंगोलिया अभी तक केवल दो नेबरहुड के बीच में वह फंस के रह गया है और चाइना के डेट ट्रैप में, ऋण जाल में पूरी तरीके से उलझ चुका है। इसी बीच मंगोलिया ने एक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है जिसको थर्ड नेबर पॉलिसी कहते हैं, तीसरे पड़ोस की नीति। और इस तीसरे पड़ोस में कौन है अगर आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इसका थर्ड नेबर जो है वह इंडिया को मान्यता है या इंडिया को वह रिकॉग्नाइज करता है एज अ थर्ड नेबर। यानी मंगोलिया जो है इंडिया को चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में देख रहा है। इसी तरीके से दूसरा कंट्री है जापान। और यहां पर जो देखा जा रहा है कि चाइना जो है इस ईस्ट चाइना सी में अग्रेसिव बहुत ज्यादा है। जापान के साथ चाइना के हिस्टोरिकल मुद्दे हैं, मनमुटाव हैं, क्योंकि जापान ने चाइना पर हमला किया हुआ था और इसके मंचूरिया क्षेत्र पर कब्जा किया था और उस जापान की सेना ने तब चीन के लोगों के ऊपर बहुत से शोषण भी किए थे, ऐसा चाइना की हिस्ट्री कहती है। तो चाइना का साइकी है कि वो जापान से एक हेट्रेड का भाव वहां पर रखते। अब चाइना जैसे जैसे एग्रेसिव हो रहा है ईस्ट चाइना सी में, जापान को डर लग रहा है। जापान ने 1945 में जब इसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, अमेरिका ने किया था, तो कुछ समय के बाद जापान ने अमेरिका के साथ अलायंस बना लिया। जापान ने यह घोषणा की कि अब हम युद्ध करेंगे ही नहीं, हम शांति का जीवन जिएंगे। उसने कहा कि हम अपनी कोई सेना नहीं रखेंगे। तो जापान के पास कोई आर्मी अभी तक नहीं थी। और अब अगर किसी ने पूछा कि भाई तब सिक्योरिटी तुम्हारी कैसे होगी, तो जापान जो है वह सिक्योरिटी के लिए पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंडेंट रहा है। लेकिन जैसे जैसे चाइना एग्रेसिव हुआ और अमेरिका चाइना को दबाने में सफल नहीं दिखा, चाइना को रोकने में सफल नहीं दिखा, तो जापान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर लिया है। 2013 में जापान ने एक नई फॉरेन पॉलिसी बनाई है जिसको महान सुरक्षा रणनीति कहते हैं, ग्रैंड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी उसकी कहते हैं। और इन महान सुरक्षा रणनीति में उसने नए सामरिक भागीदार तलाशने शुरू कर दिए, नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और इस पॉलिसी में वह इस क्षेत्र को, इसे बोलता है हिंद सागर क्षेत्र, और यह जो प्रशांत सागर क्षेत्र है इसका नाम अब वह इंडो पैसिफिक वो लेकर बोलता है, इसको इंडो पैसिफिक क्षेत्र बोलता है। और इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लीडर के रूप में वह भारत को रिकॉग्नाइज करता है। यह वही क्षेत्र है जिसको एशिया पैसिफिक कहा जाता था और एशिया पैसिफिक में चाइना अपने को लीडर के रूप में दिखाता है, लेकिन जापान एशिया पैसिफिक में इंडिया को जो है वह एज अ लीडर यहां पर देख रहा है। तो जापान का अलायंस किसके साथ मजबूत हो रहा है, वह अलायंस मजबूत हो रहा है यहां पर अगर देखा जाए तो किसके साथ, भारत के साथ। तो यह चीज यहां पर देखने को मिल रही है। अब आइए दूसरा यहां पर देखिए क्या स्थिति चल रहा है, क्या इक्वेशन चल रहा है। साउथ कोरिया यहां पर एक कंट्री है और साउथ कोरिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर लगातार एक्सप्लोजन कर रहा है, लगातार टेस्टिंग कर रहा है। तो साउथ कोरिया डर रहा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया तो साउथ कोरिया पे कंट्रोल करना चाहता है। चाइना नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है। साउथ कोरिया भी अब तक जो है अमेरिका पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था। अब ऐसी स्थिति में दक्षिण कोरिया बहुत डरा हुआ है, चीन की वजह से भी और उत्तर कोरिया की वजह से भी। और वैसे भी वहां का किम जोंग उत्तर कोरिया का, वो कब क्या कर देगा किसी को भी नहीं मालूम है। तो कहीं ना कहीं साउथ कोरिया भी डरा हुआ है। तो साउथ कोरिया ने अपनी नई फॉरेन पॉलिसी बनाई। अभी तक साउथ कोरिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी 4 देशों पर पूरी तरीके से सेंट्रलाइज थी। पहला चाइना, दूसरा रशिया, तीसरा जापान और चौथा यूएसए अमेरिका। ये 4 उसके नॉर्थ में क्षेत्र पड़ते हैं। इन 4 कंट्री के साथ ही उसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी कंसंट्रेटेड थी। अब इसने नई सदर्न पॉलिसी बनाई है, नई दक्षिणी नीति, और यह अपने दक्षिण के देशों के साथ जो है कोलैबोरेशन करने की कोशिश कर रहा है। साउथ कोरिया के दक्षिण में कौन है, यहां पर इस नई सदर्न पॉलिसी में जो सबसे बड़ा प्लेयर है जिसको वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, दैट इज इंडिया। यानी साउथ कोरिया भी किसको अल्टरनेटिव के रूप में देख रहा है, इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहा है।
अब आते हैं ये जो क्षेत्र है इसके बारे में बात करते हैं। ये क्षेत्र है आसियान का क्षेत्र, और आसियान जो देश हैं यहां पर, जिनमें म्यांमार है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, मलेशिया है, कंबोडिया है, वियतनाम, ये जितने भी कंट्री हैं, ये चाइना से बहुत डरे हुए हैं। चाइना साउथ चाइना सी में लगातार एग्रेसिव होता जा रहा है, यहां के एरिया पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आसियान कंट्री बिल्कुल असहाय दिख रहे हैं, क्योंकि ये सब जितने कंट्री मैं नाम ले रहा हूं ये सब अमेरिका के अलायंस थे, और अमेरिका 2008 के बाद से बड़ा पैसिव हो चुका है। वह उतना एग्रेसिव चाइना के मुद्दे पर नहीं है या उसका सलूशन नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे में आसियान अदर पार्टनर की तरफ देख रहे हैं। आसियान ने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज की है, और उस फॉरेन पॉलिसी में नई फॉरेन पॉलिसी है लुक वेस्ट पॉलिसी। और आसियान के वेस्ट में कौन है? आसियान के पश्चिम में कौन है? भारत है। तो यहां पर वह भारत की ओर देखने की रणनीति अपना रहा है। यानी अगर आप देखिए बहुत सावधानी के साथ, जितने भी एशिया के कंट्री हैं वो सब चाइना के एग्रेशन से डरे हुए, चाहे वो मंगोलिया हो, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो, आसियान हो। और यहां तक कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं यहां पर, यह क्षेत्र जो यहां का है ये आपका सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया के जो क्षेत्र देश हैं वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। सेंट्रल एशिया के देश किससे डरे हुए हैं? सेंट्रल एशिया के देश चाइना से डरे हुए हैं। चाइना यहां पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और प्रभाव बढ़ाने का प्रयास क्या कर रहा है? यहां तो अधिकांश देश उसके रणजाल में फंसे हुए हैं और इनकी फॉरेन पॉलिसी को वो डायरेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये देश भी किसकी तरफ देख रहे हैं? इंडिया की तरफ देख रहे हैं। तो इंडिया कहीं ना कहीं जो है वह एक मेजर प्लेयर यहां पर बनता जा रहा है। तो आप समझिए कि इन सब वजहों से यहां का पावर इक्वेशन चेंज हो रहा है। और ये जो पावर इक्वेशन यहां पर चेंज हो रहा है, ये चाइना वर्सेस इंडिया की राइवलरी को अब बिल्कुल यहां पर पॉसिबल बनाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब चाइना के अल्टरनेट में इंडिया को देखा जा रहा। तो अब आइए अगला मुद्दा यहां पर समझते हैं कि तीसरा मुद्दा क्या है। तो हमने कहा कि एक तो चाइना और जो है यहां पर इंडिया के बीच में राइवलरी इसलिए हो रही है क्योंकि एशियन कंट्री चाइना के विकल्प के रूप में किसको देख रहे हैं? भारत को देख रहे हैं। अब दूसरा मुद्दा यह है कि हमने आपको बताया कि इस वक्त पावर पॉलिटिक्स जो है वह दो जगहों पर सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है। एक तरफ यूएसए है जो पावर पॉलिटिक्स का बड़ा सेंटर बना हुआ है, और दूसरा चाइना। चाइना वो वैश्विक स्तर पर अपनी हेजोमनी बनाना चाहता है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है। अब ऐसे में यहां पर इन दोनों के बीच में लगातार संघर्ष चल रहा है। इस बीच जो नया डेवलपमेंट हुआ है कि यूएसए के साथ इंडिया की नजदीकी बढ़ गई है। असल में चाइना के जो इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो रहे, उन्हें बहुत बड़ा वजह है कि चाइना इंडिया को बिल्कुल भी अमेरिका के नजदीक देखना नहीं चाहता। ग्लोबल टाइम्स ने लगातार इस पर आर्टिकल लिखे। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वह अमेरिका के ब्लॉक में जा रहा है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चाइना के लिए यह प्रोवोकेशन के रूप में, चाइना इसे अपने प्रोवोकेशन के रूप में देखता है। तो यह भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से यहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यानी चाइना वर्सेस इंडिया अगर बन रहा है तो उसमें एक बड़ा फैक्टर है यूएसए, जिसकी लॉबी में ऐसा वो मानता है कि भारत जा रहा है। अब आइए चौथा यहां पर जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है, यहां पे उसको देखते हैं। इन सब के साथ साथ यहां पर जो ये पावर गेम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल एशिया में चल रहा है। इंडिया वर्सेस चाइना की जो लड़ाई है वो और भी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। ये ग्रेट गेम है, ये ग्रेट गेम और भी रीजन में दिखाई दे रहा है। आप देखिए अफ्रीका में सबसे बड़ा कंपटीशन चल रहा है इंडिया और चाइना का। इंडिया वहां पर बहुत पॉपुलर है अफ्रीका में, और चाइना वहां पर अपना डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है। लेकिन जिस तरीके का प्रभाव इंडिया का अफ्रीका में है, आने वाले समय में याद रखिएगा कि चाइना यहां से बाहर हो जाएगा अगर इंडिया जिस तरीके से वहां पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ ये जो पावर कॉन्फ्लिक्ट है, हमने कहा एशिया तक कन्फाइंड नहीं है, आप लैटिन अमेरिका में जाएंगे, इस वक्त भारत जो है यहां पर वह जिस तरीके से ब्राजील के साथ, जिस तरीके से मैक्सिको के साथ,
अर्जेंटीना के साथ लगातार अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है, रिश्ते बढ़ा रहा है, और वहां पर भी चाइना वर्सेस इंडिया ही देखा जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, वहां पर चाइना ने हाल के वर्षों में अपना प्रभाव बहुत तेजी के साथ बढ़ाया, इकोनॉमिक प्रभाव बहुत बढ़ाया है। अभी इंडिया भी यहां पर अपना आर्थिक प्रभाव तो बढ़ा ही रहा है, अब सामरिक प्रभाव भी बढ़ा रहा है। आपको मालूम है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो हैं इंडियन ओरिजिन के हैं। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत के हैं तो वो भारत के लिए सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन इससे एक सिंबॉलिक आपको इंपॉर्टेंस पता चलता है कि भाई आपका नाम कितना ज्यादा हो रहा है, आप देश के रूप में कितना आगे निकल रहे हैं, क्योंकि आपके लोग दुनिया में हर जगह फैल रहे हैं और लीड कर रहे हैं वहां पर। तो हर जगह भारत जो है वो अपना प्रेजेंस बना रहा है। यानी अगर भारत केवल एशिया तक कन्फाइंड होता तो क्या हम ये कहते इंडिया वर्सेस चाइना? बिल्कुल नहीं। यह एशिया का केवल पावर पॉलिटिक्स नहीं है, ये अदर कॉन्टिनेंट में भी इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इनके साथ साथ इंडिया और वर्सेस चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो भी एक बड़े फैक्टर हैं जिनकी वजह से इन दोनों के बीच में संघर्ष देखा जा रहा है। भारत चीन के बीच में बहुत से संघर्ष के बिंदु हैं, और बिना उन सब चीजों को समझे हुए हम यहां पर जो है इनकी राइवलरी को नहीं समझ सकते। आपको मालूम है कि इनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बड़े स्तर पर है। बीच बीच में यह बॉर्डर डिस्प्यूट बड़ा होता जाता है, जैसे गलवान वैली का मुद्दा आया या तवांग वैली का मुद्दा आया, अभी इस वक्त चर्चा में चल रहा है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से दोनों देशों का जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है। चाइना को लेकर इंडिया में हेट्रेड बहुत ज्यादा है और इंडिया को लेकर चाइना में, तो ये एक बड़ा फैक्टर यहां पे आता है। दोनों के बीच में वाटर डिस्प्यूट है, जल विवाद है। ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं यहां पर लगातार वह प्रॉब्लम चलती रहती है। बहुत से लोगों का यह कहना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को एक वाटर बम के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है चीन भारत के खिलाफ। तो यह अलग मुद्दा है, इस पर अलग से वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या विवाद है। अभी केवल हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं आपको इस चीज पे कि क्यों भारत चीन के बीच में राइवलरी चल रही है। तो यह फैक्टर यहां पर है। इनके अलावा यहां पर जो है इकोनॉमिक वॉर भी चल रहा है। अब चीन में अमेरिकी जो कंपनियां थी वो वहां से विड्रॉ अपने को करके भारत आ रही हैं, तो स्वाभाविक बात है कि भारत जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बाद से अब इन्वेस्टमेंट का नया डेस्टिनेशन बनना चाहता है। तो आने वाले समय में अगर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इंडिया का डेवलपमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं ये डर चाइना में है कि इकोनॉमिक जो कंपटीशन चाइना को दे सकता है जो कंट्री, वो इंडिया है। बहुत तेजी के साथ इंडिया इस पर काम भी कर रहा है। तो यहां पर विवाद, इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स भी हैं। अब जैसे भारत के जो उत्पाद हैं, जैसे फार्मा सेक्टर है, चीन अपने यहां फार्मा सेक्टर को अलाउ ही नहीं किया है। भारत के आईटी सेक्टर है, अपने यहां उसने अलाउ ही नहीं किया है, और यही इनके बीच आर्थिक विवाद था जिसकी वजह से भारत RCEP एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें चीन भी है और भारत भी होना चाहिए था। भारत शुरुआत में था लेकिन भारत ने अपने को विड्रॉ कर लिया। तो यह भी विवाद यहां पर इस तरीके का बना हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि कई तरीके के डिस्प्यूट्स हैं और इन डिस्प्यूट्स की वजह से बेसिकली जो है यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। अब आइए यहां पर हम लोग समझते हैं एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, और यह मुद्दा हमें यह समझना है कि इस पावर पॉलिटिक्स में आखिर कौन बढ़त में है। यानी चीन ज्यादा जो है लीड कर रहा है, चीन एडवांटेज की स्थिति में है, या इंडिया, और कहां कहां पर है। बिना इस बात को समझे आप इस पूरे पावर पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं पाएंगे। तो आइए पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या चल रहा है। अब आइए यहां पर समझते हैं क्या समझना है। हमने कहा कि चाइना जो है वह इंडिया को कैसे जो है इसके ऊपर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। पहला चीज होता है स्ट्रेटजिक जो इनसर्कलमेंट है, सामरिक घेरेबंदी। चाइना क्या कर रहा है, बेसिकली बहुत पहले से भारत को चारों तरफ से पैक कर देना चाहता है, बिल्कुल पैक कर देना चाहता है, उसको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहता है। अब ये कैसे वो चाहता है ये देखते हैं इस मैप के जरिए। तो यहां पर जो है वह क्या चाहता है इस बात को समझिएगा। 2008 के बाद से ही चाइना ने पहला काम किया कि उसने एक बंदरगाह म्यांमार में बनाया जिसका नाम था सितवे बंदरगाह। ये किसके पास है? चाइना के पास है। बांग्लादेश में बंदरगाह बनाया जिसका नाम क्या है? चटगांव बंदरगाह। किसने विकास किया? चाइना ने किया। श्रीलंका में एक बंदरगाह का विकास किया जिसका नाम है हम्बन टोटा बंदरगाह। ये भी किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है।
मालदीव में उसने एक बंदरगाह बनाया है मरावो पोर्ट, और यह भी किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। पाकिस्तान में एक बंदरगाह बनाया है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह, यह भी कौन विकास किया हुआ है? चाइना ने किया हुआ है। बेसिकली इसके माध्यम से चाइना चाहता क्या था? चाइना असल में इसके माध्यम से भारत को चारों तरफ से घेर लेना चाहता था। ये जो उसकी पॉलिसी है, ये अमेरिका के पेंटागन ने इसको एक्सपोज किया था और कहा था कि इस पॉलिसी का नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, यानी मोतियों की माला नीति। यह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी चाइना की है, मोतियों की माला नीति है, जिसकी वजह से चाइना ने इंडिया को इनसर्किल किया हुआ है। लेकिन यही नहीं है, अभी और देखिए, यहां पर चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक कॉरिडोर बनाया है जिसका नाम है सीपेक कॉरिडोर, और अब भारत को उसके पश्चिम सीमा में वह इस सीपेक कॉरिडोर के माध्यम से इनसर्किल कर रहा है। यानी भविष्य में अगर भारत बहुत ज्यादा इमरजेंस करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान के जरिए चाइना क्या करेगा? उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा। यहां तक भी अभी बातें नहीं रुकी हैं। यहां के आगे देखिए, नेपाल और चीन के बीच में एक प्रोग्राम चल रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रोजेक्ट। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसके माध्यम से चाइना के साथ लिंक कर रहा है अपने को नेपाल। तो नेपाल और चीन के बीच में यहां पर संपर्क बनने की कोशिश कर रही है। फ्यूचर में चीन का यह प्लान है कि इसको जोड़ दिया जाएगा सीपेक से, और आगे इसको हम लेकर जाएंगे म्यांमार तक। तो यहां से इस इलाके में भी पूरा का पूरा भारत की सामरिक घेरेबंदी, हिमालयन क्षेत्र में वेस्ट में पूरी घेरेबंदी यहां पे हो जाएगी, और ये जो क्षेत्र इंडियन ओशन का है, यहां पे घेरेबंदी चारों तरफ से पैक, पूरी तरीके से भारत की घेरेबंदी, जिससे भारत जो है वह साउथ एशिया तक कन्फाइंड होकर रह जाए और चाइना को किसी तरीके का वह प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन न दे। तो चाइना इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं वह लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह एक बड़े स्तर पर यहां पर जो है दिखाई दे रहा है। अब आइए, दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर पहलू क्या है? दूसरा यहां पर जो उसकी बढ़त का कारण है, चाइना का दूसरा बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज है वह है उसका डीप पॉकेट। ये चाइना के पास बहुत पैसा है, फॉरेक्स रिजर्व के रूप में उसके पास पैसा है। अभी हाल के वर्षों में 90 के बाद से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिक नीड उनकी बहुत ज्यादा है, आर्थिक जरूरतें बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब उनके एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं एशिया अफ्रीका की, वो भी चाहते हैं कि उनके यहाँ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके यहाँ भी हो। लेकिन 2008 के बाद जब से रिसेशन दुनिया में आया है और यूएस जो है वह जो है कमजोर पड़ा है, तब से इनकी जो नीड है वो नीड पूरी नहीं हो पा रही है। चाहे वो WB हो, IMF हो, उनसे नीड नहीं पूरी हो पा रही। ऐसे में चाइना अचानक आया और सभी कंट्री को उसने बोलना शुरू किया कि पैसे की जरूरत है तो हमको बताओ, और ये काम उसने इंडिया के नेबर कंट्री के साथ भी स्टार्ट किया। आपको मालूम है कि बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान, नेपाल, कैसे चाइना के रिश्ते अच्छे हो गए, क्योंकि इन सब कंट्री को पैसे की जरूरत है और इनको पैसा कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है। तो चाइना इन सब पर लीड कर रहा है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। और इस चीज को समझिए, भारत ने भी हाल के वर्षों में पैसा देना शुरू किया था। भारत को भी लगा कि चलो हम भी पैसा देते हैं। भारत ने जब पहली बार बांग्लादेश को $800 मिलियन दिया, बड़ा खुश हुआ। भारत ने सबसे बताया फोन करके, भैया हमने 800 मिलियन डॉलर दिए। फिर कुछ समय के बाद भारत ने बांग्लादेश को $2 बिलियन दिया। तब तो भारत और खुश हो गया, दुनिया भर को बता दिया कि भाई हम $2 बिलियन दिए। हुआ क्या? चाइना के जिनपिंग 2016 में पहुंचते हैं बांग्लादेश से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि इंडिया ने तुमको कितना दिया है? तो उसने कहा $2 बिलियन दिया है। चाइना ने कहा ऐसा है कि ये 2 छोड़ो 24 बिलियन, 12 टाइम्स मोर देन इंडिया जो है वह किसने दिया? चाइना ने दिया बांग्लादेश को $24 बिलियन। आप यकीन कर सकते हैं, भारत अफ्रीका में गया, $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट का घोषणा किया। चाइना उसी साल अफ्रीका में गया, $60 बिलियन वहां पर निवेश की घोषणा की। क्या इस कंपटीशन में कभी भारत जो है वह चाइना को कंपीट कर पाएगा?
तो चाइना डीप पॉकेट की वजह से इंडिया पर बढ़त बना रहा है। आसपास के कंट्रीज के साथ अफ्रीका में भी, लैटिन अमेरिका में भी चाइना वो बढ़त बनाकर रखा हुआ है। इसी इसके इकोनॉमिक एडवांटेज का एक और जो सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसको आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव कहते हैं। हर एक देश जो विकास चाहता है उसके लिए जरूरी यह है कि वो जो है कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास बेहतर हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तब तो आप डेवलप कर पाएंगे। तो यहां पर जो देखा जा रहा है कि चाइना ने पहले आसियान कंट्री को ऑफर किया कि हम यहां पर बंदरगाह बनाएंगे। फिर यहां से जो उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी था, जितने ये बंदरगाह थे सारे बंदरगाह को लिया, यहां से होते हुए पाकिस्तान, होते हुए अफ्रीका तक, और यहां से आगे चलकर यूरोप तक उसका टारगेट है। यह पूरा का पूरा क्षेत्र बेल्ट रोड पहल के रूप में देखा जा रहा है। और आगे इसका दूसरा रास्ता वो इस क्षेत्र से होते हुए यह पूरा यूरोप में जाएगा। यानी बेल्ट और रोड पहल जो है यहां पर वह शुरू किया जा रहा है, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो चाइना ने इसके माध्यम से एक बहुत बड़े इलाके में अपना प्रभाव बना लिया। बेल्ट रोड पहल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहां पर चाइना ने पहले ही कहा कि आपके यहां प्रोजेक्ट क्या होगा ये हम डिसाइड करेंगे। यानी बंदरगाह, सड़क क्या बनना है, कैसे बनना है, ये हम डिसाइड करेंगे। कहां बनना है ये हम डिसाइड करेंगे। कौन सी कंपनी बनाएगी, पैसा हम देंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारी ही कंपनी बनाएगी। इवन रॉ मटेरियल्स जो आएंगे उसमें वो भी हम देंगे, और इवन जो इंजीनियर होंगे, कर्मचारी होंगे, वो भी हम देंगे। यानी चाइना तो हर तरीके से विन विन सिचुएशन में है, और जो होस्ट कंट्री है जहां पर यह परियोजना चल रही है वह किसी भी तरीके से इसका लाभ नहीं उठा पा रहा है और ऋण जाल में फंसता जा रहा है। मोर देन 70% ऐसे कंट्री जो बेल्ट और रोड पहल में शामिल हैं वो चीन के ऋण जाल में उलझे हुए। तो चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है और कहीं न कहीं जो है वह अपना सामरिक प्रभाव यहां पर अधिक बढ़ा रहा है। तो इस वजह से भी चाइना इंडिया पे एक लीड लेता हुआ क्या है दिखाई देता है। अब यहां पर एक और चीज समझिएगा, चाइना की जो इकॉनमी है वो भारत की इकॉनमी से 5 गुना ज्यादा बड़ी है। तो इस वजह से जो है चाइना बहुत आसानी से इंडिया को जो है वह लीड करता हुआ यहां पर दिखाई देता है। यानी इकोनॉमिक जो डीप पॉकेट का है वो इसलिए कर रहा है। दूसरा जो यहां पर देखा जा रहा है, चाइना जो यहां पर वह सामरिक रूप में भारत के ऊपर बढ़त बना रहा है, वो भी इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। चाइना का रशिया के साथ रिलेशन है, चाइना का नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन है, चाइना का पाकिस्तान के साथ रिलेशन है, और इस तरीके से वो आगे यहां पर बढ़ रहा है कि और कंट्रीज के साथ उसके रिलेशन हो। अभी ईरान के साथ वो अपने रिलेशन, नए अलायंसेस हैं, नए इक्वेशंस बना रहा है, और सामरिक रूप में अपनी बढ़त बनाते हुए ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं जिबूती, ये है जिबूती, यहां पर उसने अपना नौसैन्य अड्डा बना लिया है। देखिए, दुनिया का जो व्यापार होता है वो इस रास्ते से होता है, दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड जो है इस रास्ते से हो रहा है, और इस रास्ते में अगर कोई अपना प्रभाव बना ले दुनिया के व्यापार पर कब्जा उसका हो जाएगा। यहां पर सैन्य अड्डा किसका है? ये चीन का है। तो चाइना ने यहां पर भी अपनी बढ़त बनाई हुई है। इस वजह से कहा जा रहा है कि चाइना इंडिया की तुलना में बहुत बहुत आगे है और बहुत विजनरी है। इस चीज को समझा जा रहा है। अब आइए दूसरा यहां पर हम समझते हैं कि भारत कहां पर बढ़त की स्थिति में है। आखिर भारत भी तो बढ़त की स्थिति में है। तो पहली चीज यह है कि भारत भी जो है वह चीन की घेरेबंदी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत जो है वहां पर चीन की घेरेबंदी नहीं कर रहा है, लेकिन भारत जो चीन की घेरेबंदी कर रहा है उस पॉलिसी को देखिए क्या कहा जा रहा है। ये देखिए, इसको कहते हैं डायमंड नेकलेस पॉलिसी। ये डायमंड नेकलेस पॉलिसी जो है वह इंडिया का यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या कर रहा है? हमने आपको क्या बताया? पहले ही हमने बताया कि जापान डरा हुआ है, मंगोलिया डरा हुआ है, आसियान डरे हुए, सारे कंट्री चीन से डरे हुए। तो चाइना जो है जापान में अपनी सामरिक भागीदारी बढ़ा रहा है। यहां पर वह कई तरीके की परियोजनाओं में भागीदार बन रहा है। वियतनाम के साथ दक्षिणी चीन सागर में तमाम परियोजनाएं भारत की चल रही हैं। सिंगापुर का चांगी बंदरगाह कौन विकास किया है? भारत ने। अभी फिलहाल इंडोनेशिया में साबांग बंदरगाह का कौन विकास कर रहा है? भारत कर रहा है। यानी भारत भी वह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो आप हमको घेर रहे हैं, हम देखिए कैसे उनको घेर रहे हैं। हमने ही जो है यहां पर साबांग बंदरगाह का विकास किया हुआ है। हमने सेशल्स में एक आइलैंड है अजम्पशन आइलैंड, उसका विकास किसने किया है? भारत ने किया है।
दुकम बंदरगाह, यही जहां पर चीन ने जिबूती में अपना बंदरगाह विकसित किया है, वहीं पर दुकम बंदरगाह भारत को मिला हुआ है कि भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है ओमान में। चाबार का ईरान बंदरगाह का विकास किसने किया है? भारत ने किया है। सेंट्रल एशिया में कौन प्रभाव की स्थिति में अपना बढ़ा रहा है? भारत। तो चाइना के चारों तरफ, चाइना भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, लेकिन असल में भारत जो है वह चाइना को चारों तरफ से घेरने की रणनीति अपना रहा है। यह डायमंड नेकलेस पॉलिसी है, और डायमंड नेकलेस पॉलिसी चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी का सबसे बड़ा इनकाउंटर है, सबसे बड़ा जवाब यहां पर है। तो यह समझिए कि ऐसा नहीं है कि चीन जो है वह भारत पर बढ़त की स्थिति में और भारत कुछ कर ही नहीं रहा है। अब आइए दूसरा यहां पर समझिएगा। यहां पर भारत जो है मल्टीपल पॉलिसीज लेकर चल रहा है जिससे कि चाइना को वह काउंटर कर सके। जैसे भारत ने अब इस क्षेत्र को लेकर एक नई पॉलिसी स्टार्ट की है जिसको आप बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए स्ट्रेटेजिक जो इन्वॉल्वमेंट है, इंगेजमेंट है भारत का इस क्षेत्र में बहुत अलग तरीके से बढ़ चुका है। आज भारत इस क्षेत्र में क्वाड के माध्यम से स्ट्रेटेजिक अलायंस भी किया हुआ है। स्ट्रेटेजिक अलायंस भी जो है यहां पर उसका बना हुआ है। तो चाइना को इनकाउंटर करने में यह पॉलिसी बहुत मायने रख रही है। केवल एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं है, यहां पर वह वेस्ट की तरफ भारत देख रहा है। यहां इसकी नई पॉलिसी का नाम है लिंक वेस्ट पॉलिसी, और इसके माध्यम से आप देखिए सऊदीया के साथ, यूएई के साथ इंडिया के इतने जबरदस्त रिलेशन हैं जो यहां पर चाइना सोच भी नहीं सकता है। और यहीं इस क्षेत्र में भारत ने एक और संगठन बनाया है, एक संगठन का भाग बना है जिसका नाम है I2U2, यानी यह भी स्ट्रेटेजिक अलायंस इंडिया, इजराइल, यूरोप, अमेरिका, यूएसए और यूएई, ये 4 देशों का अलायंस यहां पर उसने बनाया हुआ है। इसी तरीके से कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो है वह भारत का यहां पर देखने को मिल रहा है। तो भारत ने इन सभी जगहों पर अलग अलग पॉलिसी के माध्यम से चाइना को इनकाउंटर करने की कोशिश की है, और क्वाड जैसे स्ट्रेटेजिक अलायंस से या यहां पर I2U2 स्ट्रेटेजिक अलायंस के माध्यम से चाइना को इनकाउंटर करने का प्रयास कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। यही नहीं है, इनके अलावा भी देखिए भारत और क्या करने की कोशिश कर रहा है। भारत जो है वह असल में अपना रोल बहुत तेजी के साथ एक्सपेंड कर रहा है, और भारत का जो रोल यहां पर देखा जा रहा है वो किस रूप में है, थोड़ा इसको अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें भारत जो है वह किस तरीके से अपना रोल यहां पर बढ़ा रहा है, तो भारत की बढ़ती भूमिका देखिए, भारत की बढ़ती भूमिका, भारत किस तरीके से अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। 3 चीजें हैं, इनको आप एक एक करके समझिएगा। पहला, भारत जो है वह विकास भागीदार के रूप में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। विकास भागीदार का मतलब क्या है? भारत जो है वह अभी हमने आपको बताया कई अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का विकास कौन कर रहा है? अवसंरचनात्मक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह भारत के द्वारा बनाया जा रहा। तो ये एक तो भारत के द्वारा अवसंरचनात्मक विकास किया जा रहा है। दूसरा, भारत जो है वह आर्थिक सहायता कंट्रीज को दे रहा है, तकनीकी सहायता दे रहा है। भारत जो है वह बहुत से देशों के जो अंतरिक्ष उपग्रह हैं उनको लॉन्च कर रहा है। हर तरीके से, अलग अलग तरीके से यहां पर भारत कर रहा है, यानी आर्थिक सहायता भी कौन दे रहा है? भारत दे रहा है। तो एक तो इंडिया किस तरीके से यहां पर जो है वह इकोनॉमिक पार्टनरशिप निभा रहा है, अलग अलग देशों के साथ विकास भागीदारी निभा रहा है, यह बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। दूसरा, भारत की जो भूमिका है सुरक्षा प्रदायक। अब भारत जो है वह दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदायक के रूप में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। सुरक्षा प्रदायक में कैसे? भारत आतंकवाद जैसे मुद्दों पर रिसर्च होल्डर है। इतने आतंकी हमले भारत में हो चुके हैं, तो भारत के पास मालूम है कि कौन से आतंकी संगठन की क्या कमजोरी, क्या मजबूती है, कौन आतंकवादी कहां कैसे सक्रिय है, भारत को मालूम है। भारत हर एक दुनिया के देश को वह इन्फॉर्म कर सकता है, वह उनके साथ कोलैबोरेशन करके आतंकवाद के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। यहां तक कि श्रीलंका में 2018 में जब आतंकी हमला होना था, तो आतंकी हमला होने के पहले ही भारत ने श्रीलंका को वार्न कर दिया था कि आपके यहां आतंकी हमला होने वाला है, लेकिन श्रीलंका ने नहीं माना।
बाद में उसी श्रीलंका ने भारत के साथ समझौता किया और भारत का जो एनआईए है यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके कानून में संशोधन करके अब यह कहा गया कि एनआईए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग करेगा और श्रीलंका वो पहला देश है जिसके साथ आतंकवाद के क्षेत्र में भारत सहयोग कर रहा है। यानी अब ये देश जो आतंकवाद से पीड़ित है वो भारत के नजदीक आ रहे हैं। समुद्री डकैती जो है वह इंडियन ओशन में बड़े स्तर पर होता है और वहां पर जो है भारत की नौसेनाएं चूंकि इंडियन ओशन में सबसे अधिक सक्रिय हैं, तो जितने भी वहां के आइलैंड कंट्री हैं वो सब कह रहे हैं भारत से कि भाई आपकी नौसेना है, आप थोड़ा सक्रिय होइए और इस समस्या से हमें निजात दिलाइए। यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, कहीं पर भी आपदा आ रही है, भारत पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है? भारत है। मालदीव में देखा गया कि वहां जल संकट आया, भारत ऑपरेशन नीर के माध्यम से पानी पहुंचाया। नेपाल में भूकंप आया, ऑपरेशन मित्र के माध्यम से भारत वहां पर पहुंच गया। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इंडिया हर जगह पर पहुंच रहा है। राहत बचाव का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे यमन में ऑपरेशन राहत की बात रही हो, चाहे सूडान में ऑपरेशन संकट मोचन की बात रही हो, कोविड के दौर में वंदे भारत मिशन की बात रही हो, या यूक्रेन क्राइसिस में ऑपरेशन गंगा की बात रही हो। भारत बहुत एक्टिव है और केवल अपने कंट्री के लोगों की ही जान नहीं बचा रहा है बल्कि अन्य कंट्री को भी वह इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहा है। तो एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया का जो रोल है वह बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो एक है डेवलपमेंट पार्टनर और दूसरा है सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और तीसरा जो भारत का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है वह ग्लोबल पॉलिसी मेकर के रूप में। यह एक नया जो है डेवलपमेंट भारत के साथ हो रहा है। तो चीन भारत को हल्के में तो बिल्कुल न ले, यानी वैश्विक नीति निर्धारक के रूप में भारत की जो भूमिका है वह बढ़ रही है। और वैश्विक नीति निर्धारक के रूप में कैसे बढ़ रही है? आपको मालूम है कि भारत के द्वारा एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय कहां पर है? गुड़गांव में है। तो भारत यहां पर अब ऐसी संस्थाएं बना रहा है जो पूरी दुनिया के लिए नियम बनाएंगे। आज तक भारत ऐसी संस्थाओं का सदस्य होता था जो पूरी दुनिया के लिए नियम बनाते थे और भारत को सुनना पड़ता था। आज भारत एक ऐसी संस्था को लीड कर रहा है जो पूरी दुनिया के लिए नियम बनाएगा और भारत उसको लीड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अमेरिका जैसे देश शामिल है, यूरोपीय देश शामिल है। आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं इसके महत्व का। इसी तरीके से CDRI यानी कोलिएशन फॉर डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक समूह है और यह समूह भी भारत ने ही बनाया है। यहां भी भारत वो लीड कर रहा है दुनिया को। तो CDRI या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे बहुत सी वैश्विक संस्थाएं भारत के द्वारा बनाई जा रही हैं और भारत जो है वह ग्लोबल पॉलिसी मेकर के रूप में अपनी भूमिका को बढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब है कि भारत जो है वह बहुत तेजी के साथ अपना इमेज बदल रहा है। आज भारत को हार्ड पावर कंट्री के रूप में देखा जा रहा है। आज भारत केवल सॉफ्ट पावर के रूप में नहीं, क्योंकि इसको डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में, सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में, ग्लोबल पॉलिसी मेकर के रूप में देखा जा रहा है। और ये सारी चीजें मिलकर इंडिया के रोल को एज अ हार्ड पावर भी डेवलप कर रही हैं। यानी इंडिया चाइना को निश्चित रूप से वह चुनौती दे रहा है ग्लोबल डोमिनेंस में। जैसे आपको मालूम है कि बेल्ट और रोड इनिशिएटिव कौन लेकर चल रहा है? चाइना लेकर चल रहा है। चाइना क्या कोशिश कर रहा है? बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के माध्यम से भारत को कमजोर करने का, मतलब भारत को कमजोर करने का या अपना प्रभाव बढ़ाने का, और भारत इसका जो है वो बहुत ज्यादा जवाब कहा जा रहा है नहीं दे पा रहे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर देखा जाए तो भारत इस वक्त जो है वह ऐसी परियोजनाओं का भी जवाब यहां पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव लेके चल रहा है। भारत ने अफ्रीका से बात किया और अफ्रीका के साथ साथ इसने जो है जापान को भी साथ में लिया, और इन सब के साथ मिलकर भारत एक जो परियोजना लेकर चल रहा है उसको बोलते हैं एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। ये भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इसमें भी बंदरगाह का विकास होगा, लेकिन केवल बंदरगाह नहीं बल्कि बहुत से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस परियोजना के साथ किए जाएंगे। अभी यह नेसेंट फेज में है, लेकिन आने वाले समय में बेल्ट और रोड पहल का सबसे अगर बेहतर कोई विकल्प होगा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर होगा। इसी तरीके से यहां पर रशिया के साथ जो है भारत, वह ईरान होते हुए रशिया के साथ एक यहां पर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा बनाने का काम कर रहा है। और अफगानिस्तान और चाबहार बंदरगाह को जोड़कर आगे जो है तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान होते हुए यह आगे जो है सेंट्रल एशिया में भी इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को आगे ले जाना चाहता है। तो अगर भारत इस काम को करेगा तो चीन के बेल्ट और रोड पहल का विकल्प यह मिलेगा, क्योंकि ये देश डरे हुए हैं चाइना से। क्योंकि सभी देशों को लग रहा है कि बेल्ट और रोड पहल अगर हम भाग लेते हैं चाइना के तो हम कर्ज में दब जाएंगे। लेकिन समस्या है कि कोई उनको अल्टरनेट नहीं दे रहा है कि उनको अवसंरचना का विकास तो करना है, भारत को कम से कम वो विकल्प देना होगा, तो भारत विकल्प दे रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि भारत जो है वह लगातार यहां पर विकल्प दे रहा है। इसलिए यह कहना कि चाइना जो है वह हर क्षेत्र में आगे है और भारत की तरफ से कहीं चुनौती नहीं मिल रही है, ऐसा बिल्कुल गलत होगा। अब आते हैं यहां पर भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है इमेज। देखिए, दुनिया में कोई भी देश वह ताकतवर है या नहीं है, यह उसके इमेज से डिसाइड होता है। भारत का जो इमेज है ना, वो चाइना से बहुत अलग तरीके का है। सॉफ्ट पावर कंट्री के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि भारत की जो वैचारिकी है, आइडियोलॉजी है, बड़ी मजबूत है। सहिष्णुता, लोकतंत्र, ये भारत, उदारता की संस्कृति भारत की रही है। यह साम्राज्यवादी नहीं है और इसका इतिहास कभी साम्राज्यवादी नहीं रहा है। चाइना तो साम्राज्यवादी, आधिपत्यवादी लगता है, तो चाइना से लेकर एक डर बना हुआ है, भारत को लेकर डर नहीं होता, असुरक्षा यहां पर नहीं होती है। भारत जो है वह मेडिकल डिप्लोमेसी, आपने देखिए कि जब वैक्सीन बनने स्टार्ट हुए तो वैक्सीन नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया कि जो वैक्सीन बना रहा है वो अपने देश के लिए वैक्सीन बना रहा है और बाकी बाजार के लिए बना रहा है। भारत ने क्या किया? भारत ने वैक्सीन बनाया, दुनिया के जितने भी जरूरतमंद देश थे सबके पास वैक्सीन को इसने भेजा और सभी देशों ने इंडिया की भूरी भूरी प्रशंसा की, चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो। तो इस पूरे कोविड काल का हीरो, नायक कौन बनकर उभरा? वो इंडिया बनकर। और नेगेटिव रोल में कौन था? चाइना था। तो इंडिया ने अपने आप को इस रूप में दिखाया। तो एक तो यहां पर इसकी जो जेनरोसिटी है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप स्पेस इंडस्ट्री में देखिए, भारत जो है, अगर छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं सबको अंतरिक्ष में उपग्रह अपने ले जाने हैं, लेकिन वह लॉन्चिंग पैड किसी के पास नहीं है, किसी के पास स्टेशन नहीं है और वो खुद से नहीं कर सकते। तो उनके पास विकल्प है या तो चाइना के पास जाएं या अमेरिका के पास जाएं, यूरोप के पास जाएं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। इंडिया जो है सबसे कम लागत पर उपग्रह प्रक्षेपित करता है, ये विकासशील देशों के लिए सबसे जरूरी है। आपको मालूम है भारत फार्मा कैपिटल ऑफ इंडिया वर्ल्ड है, यह पूरी दुनिया में जेनरिक दवाइयां, सस्ती दवाइयां यह प्रोवाइड करता है। तो भारत का इमेज ही अलग तरीके का है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का लीडर इसे माना जाता है। यह लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ता है, यह दुनिया की आवाज के रूप में अपने आप को रखता है। तो भारत की तुलना तो नहीं करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका अपना इमेज है। और आज जब पूरी दुनिया में भारत के डायस्पोरा अलग अलग देशों का नेतृत्व कर रहे हैं, तब भारत का गर्व, भारत का गौरव और बढ़ जाता है और इससे और यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में भारत दुनिया को लीड कर सकता है। अब एक चीज अंतिम में निष्कर्ष के रूप में अगर देखा जाए तो जैसा हमने कहा कि भारत और चीन के बीच में राइवलरी तो है, निश्चित रूप से इसमें कहीं जो है दो राय नहीं। चाइना अभी लीड कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे भारत अपने फंडामेंटल्स पर काम करेगा, भारत की इकॉनमी ट्रांसफॉर्म करेगी, भारत का ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफॉर्म करेगा, स्वाभाविक रूप में भारत आने वाली दुनिया में वह चीन को सबसे बड़ी चुनौती देगा। और आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि भारत और चीन के बीच में अंतर किस चीज का है? केवल और केवल इकोनॉमिक पावर का गैप बहुत ज्यादा है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो भारत के पास जो चीज है वो चीन कभी नहीं प्राप्त कर सकता, और वह है भारत की पॉपुलैरिटी। भारत दुनिया के जनमानस में लोकप्रिय है और भारत का जो रवैया है, जो फॉरेन पॉलिसी आज तक रहा है, वह कभी डराने वाला नहीं रहा है। ऐसे देश दुनिया के अन्य देशों को अट्रैक्ट करते हैं। और यह 21st सेंचुरी है, यह इंफॉर्मेशन इरा है, यह डिजिटलाइजेशन का इरा है। और इस दौर में हथियारों से नहीं, इस दौर में संस्कृति से ही जीत हासिल की जा सकती है। इस दौर में आपकी जीवन शैली कैसी है और उसका वैश्विक प्रचार प्रसार कैसा हो रहा है, इससे जीत हासिल होती है। तो चाइना अगर आक्रामकता इसी तरीके से रखता है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले कुछ दशकों में भारत व चीन को न केवल बड़ी चुनौती देगा बल्कि अपने भूमिका को दुनिया के सुपर पावर के रूप में स्टेब्लिश कर सकता है। हाँ, कुछ प्रायर कंडीशन है। भारत को अपनी इकॉनमी पर ध्यान देना होगा, जिस पर वो काम नहीं कर रहा है। पॉलिटिकल विल पावर और मजबूत भारत को करना होगा। भारत को यथार्थवादी तरीके से सारी दुनिया के इक्वेशंस को समझना है। यूएस के साथ अच्छे रिलेशन रखना है, लेकिन यूएस पर डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। चाइना के साथ राइवरली बिहेवियर जो हमारा है वो हम रोक भी नहीं सकते, चाइना खुद प्रवोक करता है। लेकिन हम ये समझते रहे कि कठपुतली के रूप में अमेरिका के हम कहीं ऐसा ना हो कि प्रवोक होते हुए चाइना के साथ वॉर लाइक सिचुएशन में जाएं। चाइना के साथ एक लिमिटेड कन्फ्रंटेशन वो वाजिब है, ठीक है, वो हो भी सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं।
तो आज का पूरा ये लेक्चर कैसा आपको लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और अब अगले ही वीडियो में ऐसे ही कुछ और गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और देखा जाएगा कि दुनिया की राजनीति कहाँ किस तरीके का करवट ले रही है। आप भी अपने सुझाव दीजिए कि कौन कौन से मुद्दों पर आप इस तरीके के वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।